नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी SSSC पेट की हिस्ट्री क्लासेस कर रहे हैं। साथ ही चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई जहाँ पर आपको पुरानी सभ्यता पुरानी अपनी ऋग्वेद वगैरह प्लस आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इन सभी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाकर उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। प्लस मैं दोस्तों आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ। ये जो सारी चीजें पढ़ा रही हूँ इन सबकी कंपाइलेशन करके आपको PDF भी मिल जाएगी। जिस किसी को भी PDF चाहिए वो इस नंबर पर 8957215956 पर व्हाट्सएप करके मुझसे PDF के बारे में जानकारी ले सकता है। अब दोस्तों हम लोग कल कहां तक पढ़े थे? हम लोगों ने कल पढ़ा था 1940 का। आपको पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, आपको पता है लगातार कोई ना कोई आंदोलन हो रहा था, सत्याग्रह हो रहा था। ब्रिटिश को लगा हमें कुछ ऐसी रणनीति लानी चाहिए जिससे कि क्या हो, इन लोगों को हम थोड़ा शांत कर सके। तो क्या आया दोस्तों? 1942 में आया आपका क्रिप्स मिशन। 1940 के बाद 1942 में क्या आया? आपका क्रिप्स मिशन आया। यहां पर क्या हुआ? इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा एक तो हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, दूसरा आपके संविधान को निर्माण करवाने में हेल्प कराएंगे। और यह भी उन्होंने बोला कि जिस किसी को यह संविधान पसंद नहीं आएगा किसी प्रांत को, तो हम उनके लिए कुछ अलग प्रावधान भी बना देंगे, यानी कि हम संविधान को चेंज भी कर देंगे, वो जैसा बोलेंगे वैसा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्या हुआ? पहली बात तो इसमें पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं हुई कि अलग एक राज्य बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज, यहां पर इस चीज को, क्रिप्स मिशन को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। तीसरी चीज क्या हुआ? गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बोला जाता है किसने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप मारोगे हमेशा आंसर क्या? गांधी जी। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। 1942 में आया। 2 से 3 यही खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। किस ईयर में आया, किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा इसको, और दूसरी चीज क्या पूछी जाती है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उसका विरोध किया। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है दोस्तों 1942 में है किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। देख लिया इन लोगों ने कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ ला रहे हैं हम लोगों को बहलाने के लिए। अब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपका 1942 में था। देखो क्या होता है यहां पर भी, 7 अगस्त 1942 में क्या होता है? 7 अगस्त 1942 में मुंबई में ग्वालियर टैंक में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? 7 अगस्त को बैठक होती है और 8 अगस्त को क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो डेट बहुत जरूरी है, याद रखनी है आपको। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का पास कर दिया था, प्रस्ताव पास हो जाता है। अब क्या होता है? इसी समय आपको पता है करो या मरो किसका नारा है? तो आप बताओगे गांधी जी का नारा है। करो या मरो नारा अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने किस समय दिया, तो आप बताओगे करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने कब दिया? ये दिया आपका भारत छोड़ो आंदोलन में। कई बार क्वेश्चन आता है करो या मरो का जो नारा है वो गांधी जी ने किस समय दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता होना चाहिए करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया। आगे देखो क्या होता है इसमें। 8 तारीख को यहां क्या होता है? प्रस्ताव को पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के। और 9 अगस्त को क्या हो गया? गांधी जी हो गए गिरफ्तार हो गए। ये हमेशा पूछा जाता है किस जेल में उनको रखा गया? तो जिस जेल में रखा गया दोस्तों उसका नाम क्या है? आगा खां पैलेस नाम है। ठीक है, जेल का क्या नाम है? आगा खां पैलेस। देखो दोस्तों ये चीजें आपको शायद हो सकता है उतनी क्लियर ना दिखती हो। पहले तो चीज बोलूंगी कि आप हमेशा फोन को अपने लैंडस्केप मोड में रखोगे, चीजें थोड़ी बड़ी दिखेंगी, क्लियर दिखेंगी। बाकी मैं सोचती हूँ कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको ऑडियो जो हो मेरी क्लियरली सुनाई पड़े, जिससे कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो मैंने क्या बताया, गांधी जी को किस जेल में रखा गया? आगा खां पैलेस में। कई बार ये पूछा आता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन में सभी लोग क्योंकि इन्वॉल्व हुए थे बहुत जोर शोर से, तो काफी नेताओं को बंदी बनाया गया। किसको किसको? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, JB कृपलानी, और इन सब लोगों को किस जेल में रखा गया? अहमदनगर जेल में। ये जेलों के नाम जो हमेशा एग्जाम में आते हैं मैं उन्हीं के नाम बता रही हूं। जैसे गांधी जी कहां रखे गए? आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू तो आप बताओगे अहमदनगर जेल में। आगे देखो क्या होता है, और एक दोनों का नाम आता है कि जो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें कौन
किसका नाम आता है? राम मनोहर लोहिया जी का नाम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था और इनके साथ साथ किसी और का नाम आता है, किसका आता है? उषा मेहता। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, कई बार पूछा आता है भूमिगत रेडियो में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो राम मनोहर लोहिया की थी और उषा मेहता। ये लोग उस समय क्या करते थे? भूमिगत रेडियो का संचालन करते थे। आगे देख लो, अरुणा असफ अली, इनका भी नाम आता है कि इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया था। तो ये सब नाम मैं क्यों बता रही हूँ? एग्जाम में आता है, आपसे पूछा आता है भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से किसका नेतृत्व बहुत तगड़ा, बहुत शानदार था या बहुत अच्छा था? तो आप बताओगे अरुणा असफ अली। ठीक है, नाम इसलिए बता चले, नाम याद रखना। आगे देख लो, फिर इसी समय क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कई राज्यों में क्या होती है? समानांतर सरकार बनाई जाती है। कौन कौन से राज्य हैं देख लो। एक आपका बलिया था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार कहां बनती है? बलिया में। ठीक है, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरी कहां बनती है? बंगाल के मिदनापुर जिले में। ठीक है, बंगाल के मिदनापुर जिले में। और तीसरी कहां बनती है? सतारा में। 1945 तक ये चलती भी है। ये सरकार यहाँ पे सबसे लंबी सरकार थी आपकी, बाकी सब तो बन के हट गई थी। सतारा में सबसे लंबे दिनों तक चली सरकार बनी जो आपकी थी 1945 तक। किसके अंदर में? यशवंत राव चौहान के और नाना पाटिल के अंतर्गत। ठीक है, आगे देख लो, यहां पे क्या हुआ? इसका किसने सपोर्ट नहीं किया? तो सबने आपने देखा कि सपोर्ट ही किया अभी तक हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने। इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो कई बार आपसे पूछा आता है किसने समर्थन नहीं किया भारत छोड़ो आंदोलन का? तो आप बताओगे मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने। अब देख लो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार था, क्या नाम था उसका? वेब मिलर। कल बताया था ना मैंने, वेब मिलर। आज क्या नाम बता रही हूं? आज अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिका पत्रकार कौन था, तो आप बताओगे लुई फिशर। ठीक है, कौन था? लुई फिशर। नाम बहुत जरूरी है, याद रखना। वेब मिलर असहयोग आंदोलन में थे, लुई फिशर किस समय थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, अब देख लो इसी समय क्या होता है? 1942 में ही एक चीज की शुरुआत होती है, वो क्या है आपका? आजाद हिंद फौज की शुरुआत होती है। कई बार पूछा जाता है कि किसकी उपज थी, किसने सोचा था इसके बारे में? तो दोस्तों इसके बारे में सोचा था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने सोचा था? आजाद हिंद फौज से जरूर सुभाष चंद्र बोस जो जुड़े थे, सेनापति थे उसके, लेकिन किसने सोचा था? किसकी ये दिमाग की उपज थी? ये थी कैप्टन मोहन सिंह की। 1942 सितंबर में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1943 में सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं सिंगापुर और इनको क्या कर दिया जाता है? इनको आजाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया जाता है। यहीं पर इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया? आजाद हिंद फौज में वहां जाकर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 1943 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगवाया। अब देख लो उसके बाद क्या लिखा है? 1944 में क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी ही क्या करती है? भारत में मणिपुर में, भारत में कहा? मणिपुर में तिरंगा फहराती है। इसके पहले इन्होंने क्या कहते हैं वो आपका जो है अंडमान और निकोबार को जापान की मदद से वहां पर भी तिरंगा फहराया था। तो पहले अंडमान और निकोबार पे हुआ, उसके बाद आपको भारत की जमीन पूछा जाए तो आप बताओगे भारत की जमीन पे कहां झंडा फहराया गया? मणिपुर में। आगे देख लो 1945 में क्या होता है? सारे लोग जो भारत इसमें आपके थे आजाद हिंद फौज के, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद क्या होता है? इन सबके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, कहां पर चलता है मुकदमा? लाल किले पर। अब पूछा जाएगा आपसे अगर मुकदमा चल रहा है तो इनके बचाव में कौन आया? तो बचाव में दोस्तों आए इनके साथ भूलाभाई देसाई। प्रमुख रूप से जो नाम था वो भूलाभाई देसाई था। बाकी इनके साथ बहुत लोग थे, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू थे आपके और काटुजू थे। ठीक है, तो काफी लोग थे इनके साथ में, लेकिन मेन नाम अगर पूछा जाए आपसे आजाद हिंद फौज के जो मुकदमा था उसमें बचाव पक्ष के वकील कौन थे? तो आप बताओगे भूलाभाई देसाई थे। ठीक है, यहाँ पे 3 नाम बहुत जरूरी हैं आपके लिए, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और सहनवाज खां फांसी। इन लोगों को क्या करते हैं? इन लोगों को अंग्रेज लोग फांसी देने की घोषणा कर देते हैं। अब इस बात को सुनकर क्या होता है? सब में बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाता है। जब इतना ज्यादा आक्रोश हो जाता है तो वही
जैसे कि वीटो पावर हमारे पास आजकल प्रेसिडेंट के पास है, वैसे उस समय वायसराय के पास होता है और उनको क्या होती है, वो देख लेते हैं कि इतना ज्यादा जन आक्रोश फैल रहा है कि फांसी को कैंसिल कर दिया जाता है। नाम क्यों बता रही हूँ कि कई बार आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा आता है इनमें से कौन कौन आजाद हिंद फौज में शामिल था। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने की, जनरली परीक्षा में इन तीनों के नाम आते ही आते हैं, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खां। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1945 में क्या होता है, वेवेल प्लान, जिसे आप शिमला योजना के नाम से जानते हो। क्या होता है देखो इसमें दोस्तों, देखा इन लोगों ने कि अब जन आक्रोश बहुत बढ़ता जा रहा है तो हमें इनको फिर से कुछ देना पड़ेगा। तो क्या किया, उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवेल, उसने क्या बोला 1945 में, उसने कहा कि हम एक वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद बनती थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम को बराबर बराबर रखेंगे और उसी के लिए बैठक कहां पर हुई, शिमला में हुई। तो वेवेल प्लान इसलिए क्योंकि वायसराय वेवेल था और शिमला प्लान इसलिए क्योंकि बैठक जो थी ये शिमला में होनी थी, इसलिए इसको बोलते हैं। वहां पर क्या हुआ, कांग्रेस की तरफ से गए मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गए, जिन्ना गए। ठीक है, दोनों लोग पहुंचे वहां पर, लेकिन दोनों लोग पहुंचे तो उससे क्या हुआ, आपने देखा होगा कि इन लोगों मतलब जो मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे, सारे मुस्लिम सदस्य होंगे, ये मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे। इस बात को सीधे सीधे मना कर दिया गया कि मुस्लिम लीग से सारे सदस्य नहीं लिए जाएंगे। तो इसी बात पे क्या हुआ, इसी बात पे शिमला प्लान आपका कैंसिल हो गया, मतलब उसकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब क्या होता है, फिर दोबारा 1945 में ही चुनाव होते हैं। अब जब इस बार चुनाव होते हैं तब क्या होता है, एक आपको पता है 1937 में चुनाव हुए थे, 28 माह के बाद रेजिग्नेशन हो गया था, ये दोबारा चुनाव होते हैं। यहां क्या होता है चुनाव में, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, इन सब जगह क्या होती है, कांग्रेस की मेजॉरिटी से सरकार बनती, बहुमत से। और मुस्लिम लीग की कहां बनती है, मुस्लिम लीग की बंगाल और सिंध में बनती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होता है, 1946 होता है। 1946 में क्या हुआ, फिर कैबिनेट मिशन आया। पहले क्रिप्स मिशन आया था, उसको पसंद नहीं किया गया, विरोध हो गया। अब कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग आए, एक आए थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीन लोग क्या हुए, कैबिनेट मिशन को लेकर आए। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, इन लोगों ने बोला हम ये कैबिनेट मिशन आपके भले के लिए ला रहे हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। अपनी चीजें बताएं कि ऐसे ऐसे हम लोगों को शुरू कराना है इसको, संविधान निर्माण को। अब क्या हुआ, यहां पे आपको चीज बताऊंगी, देखो यहां पे इसके बाद अभी क्या होगी, अंतरिम सरकार बनेगी, जो कि आपका पॉलिटी में पढ़ाऊंगी। प्लस यहां पे अभी क्या होगा, यहां पे दोस्तों संविधान बनने के लिए संविधान सभा की बैठक होगी। जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी, जिसमें कौन थे अध्यक्ष, जिसमें अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को कौन बन जाता है, राजेंद्र प्रसाद। कितनी बैठक हुई, क्या हुआ, ये सब पॉलिटी का पार्ट है, हम लोग ये वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां खाली जान लो कि कैबिनेट मिशन आया था संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए। और संविधान सभा के लिए क्या हुआ, चुनाव कराया गया, प्रांत में चुनाव कराया गया। तो उसमें क्या हुआ, 296 में से 208 कौन जीता, 208 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई। अब जब क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कौन कौन कितने लोग लिए जाएंगे, बोला कि 14 मेंबर के सदस्य बनेंगे, जिसमें से 6 कांग्रेस से होंगे, 5 मुस्लिम से होंगे और 3 जो होंगे वो माइनॉरिटी होंगे, अल्पसंख्यक लोग होंगे। लेकिन इस बात को भी क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने सीधे मना कर दिया और बोला कि नहीं, हमें पाकिस्तान की डिमांड को एकदम बहुत तेजी से मांगा गया। लेकिन इन्होंने यहां पे इसको मना कर दिया कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं होगी। तो क्या किया मुस्लिम लीग ने, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। जितनी भी चीजें ये बोलती है ना, इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि जितनी वीडियो में आप देखोगे मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताती हूँ जो एग्जाम में मिलने वाली है, कोई और एक्स्ट्रा कहानी नहीं बताती हूँ। डायरेक्ट एक्शन डे ये कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 16 अगस्त 1946 को। किस लिए, पाकिस्तान की मांग को तेज करने के लिए। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसको जब मांग की गई तो क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा दंगे हुए। ठीक है, बहुत ज्यादा दंगे हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, सबसे लास्ट में देख लो आपका 1947, उसमें क्या हुआ, 3 जून योजना बोलते हैं, 3 जून प्लान बोलते हैं। ये आपका 1947 में कौन लेकर आया, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसी प्लान के साथ आया कि सत्ता को हस्तांतरण करेंगे और क्या करेंगे, 2 राज्यों में, 2 भागों में इसको हम विभाजित कर देंगे। कौन कौन से 2 भाग, एक आपका भारत, दूसरा आपका पाकिस्तान। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया। ठीक है, कब पास हुआ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपका ये 18 जुलाई 1947 को। और क्या किया गया,
15 अगस्त 1947 को 2 भागों में बट गया आपका, एक भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 जोन योजना किससे संबंधित है? आपकी माउंट बेटन से संबंधित है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कंसाइज वे में कोशिश यही की 5-6 वीडियोस में आपको पूरी हिस्ट्री की जानकारी दे दी जाए, प्लस हम लोग अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो मैराथन सीरीज लेकर आऊंगी उनसे जो चीजें क्वेश्चन से रिलेटेड वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसको जरूर पढ़ लेना, जो पीडीएफ मैं दे रही हूँ उसको पढ़ते चलना, चीजें बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगी। पेट में मैंने कहा है ना, मेरे लगातार नंबर आ रहे हैं, तो आप सभी को भी उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ा रही हूँ जैसे मैं पढ़ती हूँ, सिर्फ अप टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। और हाँ, प्लेलिस्ट जाके पूरी जरूर देखना, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया तो हम लोगों ने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली है। धन्यवाद।